looks like a skeleton hand, so it means it's a penicillin. तो एंटीबायोटिक कोई ऐसे टारगेटेड मिसाइल थोड़ी है कि भाई एक वो बैक्टीरिया, that's why they help in cleaning the environment. This is the question, you will see it in your examination. So malaria is caused by protozoa. So it forms a layer between the microorganism and the yellow mosaic of Hindi. ये सारे के सारे डिजीज बेटा वायरस लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So what is the target for today? But today we are here to cover the one shot of the chapter Microorganisms Friend or Foe for class 8th Science. ठीक है? So let's get started with the chapter here and understand this chapter in detail. बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड है ना, ये पहले के टाइम पे इतना फेमिलियर नहीं हुआ करता था. सबको नहीं पता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. But after COVID time, now each one of us know that there are some small tiny living organisms in our surrounding which are really dangerous. बहुत harmful होते हैं हमारे लिए, है ना? तो yes बेटा, we know that these are harmful. But are all the microorganisms which are present in our surrounding, are they harmful for us? सारे के सारे microorganisms harmful होते हैं क्या? Let's try and understand in this chapter here. ठीक है? So let's get started and understand first of all the meaning of this word microorganism. बेटा ये वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब है? बेटा माइक्रो मतलब स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग, है ना? तो सच लिविंग थिंग्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी देम विदाउट एनी हेल्प, मीन्स विद आवर नेकेड आइज, नॉर्मल आइज से हम उनको नहीं देख सकते. ठीक है? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बोला? टाइनी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन दीज आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब हमको माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए. माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा? किसी भी स्मॉल चीज को उसको हाईली इनलार्ज करके उसका हाईली इनलार्ज साइज हमें दिखाता है ना? सो यस, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. अंडरस्टूड? चलो ना बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वर्ड बोलते ही ना काफी सारे बच्चों को लगता है कि हम वो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है ना? यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, है ना? सो ज्यादातर बच्चों को ऐसा फील होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. ठीक है? अब डिपेंडिंग कि वो कैसे हैं, कितना उनका साइज है, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, और इसके अलावा वी कैन सी सम ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? देखा कभी? ये दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना? तो इससे भी हम किसी किसी को देख सकते हैं. ठीक है? डिपेंडिंग कि उनमें कितने सेल है, कितना बड़ा साइज है. नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लाइक फंगस. फंगस, कौन सा फंगस हमने पहले पढ़ा हुआ है? 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है. विच वन? ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड में जो लगता है दैट इज फंगस. यस. सो ब्रेड मोल्ड बेटा हमको तो दिखाई भी देता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको देख सकते हो, है ना? नाउ सम कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. बेटा माइक्रोस्कोप तो हर कुछ ही दिखाई देता है ना? अंडरस्टूड? चलो नाउ बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने टाइप के होते हैं? अभी अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला फंगस. इस फंगस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा और कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? बेटा कोविड क्या था? कोरोना इज अ वायरस. नाउ वायरस, इज इट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द कैटेगरीज ऑफ, यानी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं. ठीक है? सीनियर क्लास में पढ़ोगे तो मतलब इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, पूरा चैप्टर होगा उस पे, है ना? बट यहाँ पर इन दिस चैप्टर बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना? सो लेट्स फाइंड आउट दीज टाइप्स. द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. ये तो बहुत कॉमन है, नाम सुना होगा, नाम तो सुना है ना बैक्टीरिया. आप टाइप ऑफ बैक्टीरिया एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन बैक्टीरिया वर्ड तो यू मस्ट हैव हर्ड, है ना? बैक्टीरिया. द नेक्स्ट इज एल्गे. एल्गे भी आपने क्लास 7th में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में, स्पाइरोगायरा पढ़ा था ना, फ्रेगमेंटेशन वाला. यस बेटा, पुराना जो पढ़ा हुआ है ना उससे रिलेट करके चलो, तो यू विल नॉट फील कि हमको बहुत कुछ ऐसा न्यू पढ़ा रहे हैं. तो जो पहले से पढ़ा उसको रिपीट करते हुए चलो, है ना? सो एल्गे, यस यू हैव हर्ड अबाउट दिस. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. ये थोड़ा सा न्यू सा लगेगा आपको. ठीक है? प्रोटोजोआ. नेक्स्ट कमिंग टू फंजाई. फंजाई भी आपने सुना हुआ है. एंड द लास्ट वन इज वायरसेस. नाउ व्हाई वायरसेस इज जस्ट मार्क्ड सच हाइलाइटेड रेड? We will understand it when we will understand about the viruses in detail. ठीक है? Now let's understand about these all microorganisms in detail one by one, starting with first bacteria. बेटा बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगर सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो ना तो बस बैक्टीरिया है वहां पर, है ना?
बेटा बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं। एंड बेटा बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दुनिया का कोई भी कोना आप ले लो, हर जगह मिल जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन से ले लो, सी बेड में ले लो, कहीं कहीं पर भी चले जाओ, बैक्टीरिया सब जगह मिल जाते हैं आपको। दे आर ओमनी प्रेजेंट, है ना, हर जगह मिलते हैं वो। गॉट इट? सो दे आर ओमनी प्रेजेंट। गॉट इट? नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर? अब बैक्टीरिया के भी तो अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना, एक ही टाइप का बैक्टीरिया थोड़ी होगा। यस, सो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं बेटा? बैक्टीरिया का नाम उनके शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरली, विब्रियो, ये सारे के सारे उनके शेप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखो, व्हाट इज कोकाई? द सर्कुलर, द स्फेरिकल, दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल एक लग रहा है बॉल है ना। सो इफ सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज देयर, इसको बोलेंगे कोकाई। अब रियल लाइफ में कैसा दिखता है ये? समथिंग लाइक दिस। ये स्टेन्ड माइक्रोस्कोपिक इमेज है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोकाई। गॉट इट? नाउ कमिंग टू बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये वर्ड सुना है पहले? कहाँ सुना है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टो, लैक्टोजन कहाँ पे होता है? मिल्क में, है ना बेटा। लैक्टोजन मिल्क में होता है, वो जब कर्ड में बन जाता है तो वहां पे वो कर्ड में क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, है ना। सो लैक्टोबैसिलस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया, इट्स एग्जाम्पल। अब ये कैसा होता है बेटा? ये होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। कैसा होता है उनका शेप? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये देखो सारे रॉड शेप के लग रहे हैं, है ना। एक रियल वाला ये देखो, ये लैक्टोबैसिलस नहीं है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, लेकिन सारे बैक्टीरिया जो बैसिलस कैटेगरी में आएंगे, इसका मतलब उनकी बॉडी रॉड शेप की होगी। Am I clear? चलो, कमिंग टू दिस स्पाइरली, ये तो नाम से पता पड़ रहा है, ऐसे स्पाइरल स्पाइरल टाइप के इनके कुछ शेप होगा, है ना। सो स्पाइरली, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ योर एनसीईआरटी। रियल वाली पिक्चर ये ऐसी दिखती है, कितना क्रीपी सा दिख रहा है ना। यस, दिस इज रियल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग है, लिविंग, है ना, स्पाइरली। नाउ कमिंग टू विब्रियो, बेटा विब्रियो जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर लाइक कॉमा शेप। उनका शेप कैसा होता है? कॉमा टाइप का होता है ना, उस टाइप का। देखो कैसा, ये देखो, ये कॉमा टाइप दिख रहा है, कॉमा टाइप, ये देखो, दिस इज वन ऑफ द वन, ठीक है। सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? विब्रियो। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन से हैं बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकाई एंड बैसिलस। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ जाते हैं, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? सो कोकाई स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरली तो स्पाइरल, एंड विब्रियो इज द कॉमा शेप, ठीक है। बाकी इनका डिटेल और इनके नेम आपको नहीं याद करने हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अंडरस्टूड? चलो, मूविंग अहेड, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज एल्गे, ठीक है बेटा। एल्गे, एल्गे को हम ना प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब अगर कोई चीज प्लांट लाइक होगी तो क्यों बोल रहे हैं प्लांट लाइक? क्योंकि प्लांट वाले उसमें कुछ फीचर्स होंगे, है ना। और प्लांट का सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होता है उनमें, दैट्स वाई, ठीक है। तो एल्गे बेटा, एल्गे एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफ होता है। ये अपने आप में एक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। नेम वन ऑटोट्रॉफिक, नेम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक इट्स ओन फूड, एल्गे, ठीक है। देखो, सो एल्गे आर प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ नो रूट, स्टेम और लीफ। इनके पास रूट, स्टेम, लीफ ये कुछ नहीं होता, लेकिन इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिससे कि अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। देखो, दे कंटेन सेल वॉल, क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड बेटा? क्लोरोफिल है, लेकिन बाकी ऐसा रूट, लीफ ऐसे वाला बिल्कुल प्लांट वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर कुछ और होगा, लेकिन इसमें ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से इस पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। अब बेटा अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है पता है ना आपको? तो ये एल्गा आपको कहां पर ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली वाटर बॉडीज के पास, है ना। एल्गे इज मोस्टली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, डेजर्ट में थोड़ी होंगे, है ना। देखो यहां पर, सो दे आर यूजुअली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज और मॉइस्ट एरिया। अंडरस्टूड? चलो, नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल है बेटा इसके इंपॉर्टेंट, एक तो बड़ा फेमिलियर सा है, दूसरा वाला जरा नया सा है। ये देखो, ये क्या सा लग रहा है? ये वो नहीं लग रहा जो कंप्यूटर का माउस होता है ना। कंप्यूटर का माउस टाइप लग रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्लेमाइडोमोनाज। क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोमोनाज। ऐसे याद करो, ब्रेक द स्पेलिंग एंड देन रिमेंबर, कभी याद नहीं होगा। देखो, क्लेमाइडोमोनाज,
क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज इज द नेम। ठीक है, चलो इसका नाम क्या है ये तो पहले देखा हुआ है, स्पाइरोगायरा। दिस इज स्पाइरोगायरा, द स्पाइरल स्ट्रक्चर एंड इट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये पढ़ा हुआ है आपने पहले। ठीक है, देखो बेटा दोनों में ही ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है, दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट नहीं भाई, नेक्स्ट ये इनका रियल पिक्चर पर देख लो। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनाज, द माइक्रोस्कोपिक वन, एंड दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ एल्गे। बेटा ये देखो कितने सारे यहाँ पे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको, है ना। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, ये ऐसी वाली पिक्चर देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन ग्रीन स्ट्रैंड दिख रहे हैं, इसका मतलब वो एल्गे होगा। कौन सा वाला एल्गे होगा? स्पाइरोगायरा होगा। गॉट इट? चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट, दिस इज प्रोटोजोआ। बेटा ये वर्ड प्रोटोजोआ थोड़ा बहुत एक जगह पे आपने क्लास 7 में पढ़ा था, लेकिन ध्यान दिया कि नहीं दिया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी समझते हैं कहाँ, मैं बताऊंगी कहाँ पढ़ा था। देखो बेटा प्रोटोजोआ क्या है? अगेन दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट दीज आर अगेन सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले एल्गे कैसे थे? एल्गे यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंगल सेल। ठीक है, प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विद एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट लाइक कौन था बेटा? एल्गे। एनिमल लाइक कौन है? प्रोटोजोआ। ऐसा क्यों बोला एनिमल लाइक? बिकॉज एनिमल वाले कैरेक्टर्स, जैसे हम खाना दूसरे का मतलब हम वी आर हेटेरोट्रॉप, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो हम कैसे इनगल्फ करते हैं फूड को, तो ऐसे टाइप के कुछ कैरेक्टर्स ना इसमें दिखाई देते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, सो प्रोटोजोआ आर द यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद एनिमल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और एनिमल क्या कर सकते हैं बेटा? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो सिमिलरली दे कैन ऑल्सो मूव हियर एंड देयर। यहाँ पे देखो, सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली वाइल सम ऑफ देम लिव एज अ पैरासाइट ऑन अदर्स। ठीक है, कुछ तो खुद रह जाते हैं, खुद ही अपना खाना पीना आपस में आसपास ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ जो है बेटा वो एज अ पैरासाइट, मीन्स उनको सर्वाइवल के लिए दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। ठीक है, दे कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये अब बताओ, पढ़ा है ना 7th क्लास में? यस, एमीबा न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था बेटा। एमीबा इज अ प्रोटोजोआ। एमीबा का नाम सुनते ही, ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखते ही ना सारे बच्चे बोलते हैं अरे तो बैक्टीरिया होगा पक्का। नो, ऐसा हर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया नहीं होता। अब तो पता पड़ गया, टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो बेटा। एमीबा इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, और ये मूव करता है, पता है आपको, क्योंकि इसके फॉल्स फीट होते हैं, उसको हेल्प करता है मूव करने में, दैट्स वाई। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पैरामीशियम। बेटा पैरामीशियम याद कैसे करें? पहले इसका शेप देखो कैसा लग रहा है। वो जो स्लीपर होता है ना, जो चप्पल स्लीपर, उसका सोल टाइप नहीं लग रहा है ना। और सबसे अच्छा तो नहीं बोल सकती, लेकिन सबसे पॉपुलर ब्रांड स्लीपर का कौन सा है? पैरागॉन। पैरागॉन ना, तो दैट्स वाई पैरामीशियम। स्लीपर टाइप अगर स्ट्रक्चर दिख गया तो इसका मतलब पैरामीशियम। पैरा अलग कर लो, मी अलग कर लो, और शियम अलग कर लो, तो पैरामीशियम। अंडरस्टूड? और पैरामीशियम क्या है बेटा? पी फॉर पी, प्रोटोजोआ, है ना। एक और है, दैट इज प्लाज्मोडियम। बेटा प्लाज्मोडियम का डायग्राम, ये पिक्चर, दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, और जो कि एग्जाम में आ सकता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट कॉजेज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डिजीज, दैट इज मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बेटा प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब बोलोगे मैम मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, प्लाज्मोडियम तो पहली बार सुन रहे हैं। बेटा मच्छर के काटने से होता है, बट मच्छर के मुंह में क्या है? मच्छर के जो मस्कीटो है, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, उसके माउथ में ही ये होता है। मतलब उसके वो ब्लड में होता है। वो ब्लड यहाँ से वहाँ जब एक से दूसरे पर्सन को काटता है जो मस्कीटो, तो बस ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो मस्कीटो इज जस्ट द एजेंट who is transferring this plasmodium. The causative organism is plasmodium only. ठीक है, चलो अब बेटा इनका रियल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। सो दिस इज अमीबा, दिस इज पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर आएगा नहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मूविंग हेड, नाउ गोइंग फॉर द फंजाई। बेटा फंजाई नाम बहुत कॉमन है और पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको 2 नए हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो लेट्स फोकस ऑन फंजाई। होते क्या? पहले तो फंजाई आर द नॉन ग्रीन प्लांट। होते प्लांट कैटेगरी के हैं, लेकिन नॉन ग्रीन, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, हेंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट, दे ईदर लिव एज अ पैरासाइट और एज अ सैप्रोट्रॉफ।
या तो ये दूसरे की बॉडी से पूरा न्यूट्रिशन ले लेंगे तो पैरासाइट, या फिर सैप्रोट्रॉफ, दे विल सर्वाइव ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक है, ये तो पता ही है सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में आ जाओ बेटा, ईस्ट मोल्ड। अब ये पहले यहां वाले देख लो, ईस्ट और मोल्ड 7th क्लास में पढ़ा है अगेन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ईस्ट क्या था बेटा, बडिंग, देखा था ना वहां पे, ऐसे छोटे छोटे से ये एक दूसरे पे ऐसे जुड़ जुड़ के बड बन जाते हैं, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा मोल्ड, ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड में लगती है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका। ये देखो, ये ईस्ट का स्ट्रक्चर ये वाला है, ब्रेड मोल्ड, ये वाला डायग्राम पे बनाया होगा, ये हाइफा, स्पोरेंजियम, उसके अंदर स्पोर्स, यस। सो मोल्ड किस में लगता है, ये ब्रेड में, इस टाइप का ये ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर हो जाता है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बेटा, दिस इज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम बोलते हैं इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, समझ लो, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा, या तो एग्जाम क्वेश्चन में आएगा या तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पेनिसिलियम। बेटा पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिफाई करना हो ना तो कैसे समझ में आएगा, ये समझ लो, अपने हाथ का अगर एक्सरे करवा लो, अपने हाथ का यहां से लेके यहां तक का अगर एक्सरे देखोगे ना तो बिल्कुल वैसा दिखेगा। ठीक है, हैव अ लुक हियर, ये देखो, अब ह्यूमन हैंड का नहीं लग रहा है, अब बोलोगे मैं हमारे तो सिर्फ 5 फिंगर है, यहाँ बहुत सारे हैं, इतना डिटेल है मत जाओ, वो सिर्फ रिजेंबलेंस के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, सो इफ इट इज लुक्स लाइक अ स्केलेटन हैंड, so it means it's a penicillium. Got it? अब now why penicillium is important beta? Because it was the first microorganism due to which we got the antibiotic. ठीक है, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। इसका रियल टाइप स्ट्रक्चर ये देखो, बिल्कुल सेम लग रहा है। लास्ट वन इज एस्परगिलस, एज पर योर विश, है ना, एज पर योर विश, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो बेटा एस्परगिलस, एज पर गिलस, एस्परगिलस कैसा होता है ये बिल्कुल सूखे हुए फूल की तरह होता है ना। ये देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पे यहाँ के सारे जो ये पेटल्स होंगे वो उड़ गए, सारे पेटल्स उड़ गए, बचा क्या सिर्फ डंडी। ठीक है, तो सूखा हुआ फूल अगर रियल लाइफ में देखो तो ये ऐसा दिखता है, एक्चुअल में सूखा हुआ फूल लग रहा है ना। मैरीगोल्ड के सारे आप लीफ पेटल्स को काट दो तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अंडरस्टूड? एज पर गिलस है भाई, तुम्हारी मर्जी है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, याद करना है, वो याद करने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू वायरस बेटा। वायरस वी नो दैट ऑल द वायरसेस आर हार्मफुल, बट इस वजह से ये रेड मार्क नहीं किया हुआ है। बेटा वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, अभी भी इसमें बहुत डिबेट चलता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है बेटा? बेटा वायरस जो होते हैं ना, जब तक वो हमारे सराउंडिंग में है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, दे आर फ्रीली मूविंग इन द सराउंडिंग, दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है पता ही नहीं पड़ेगा, बट as soon as they will enter the host body they starts multiplying. ठीक है, सो बेटा वायरस जब बॉडी के अंदर होता है यानी होस्ट के अंदर होगा तो वो फिर लिविंग हो जाता है, जब बाहर रहता है तो वो एज अ डेड बिहेव करता है। बिहेव क्या मतलब, डेड लगता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना एक सीड का एग्जाम्पल लो। बेटा मान लो आपके सामने एक टेबल पर राजमा का दाना पड़ा हुआ है, 10 डेज तक पड़ा रहेगा वहां पर, है ना, मूव भी नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या पता पड़ेगा किसी को कि वो लिविंग है ना, वो कोई कैरेक्टरिस्टिक भी शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो क्या होगा, वहां से फिर स्प्राउटिंग होकर प्लांट्स बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो बेटा वायरस जब बाहर रहता है ना सराउंडिंग में, तो वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है, मतलब वहां पे वो लिविंग की तरह नहीं बिहेव करेगा, दिखाएगा नहीं कोई कैरेक्टर्स, लेकिन उसमें लिविंग वाले कैरेक्टर्स कुछ तो ऐसा है कि वो आगे जाके फिर लिविंग हो जाता है। अंडरस्टूड? और बॉडी में जाती फिर तो लिविंग शो ही करता है। चलो, viruses are exactly not considered as living organism, they can reproduce only inside the host organism. ठीक है, outside the host body they exist in the dormant stage. Am I clear? पिक्चर डायग्राम ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर कभी बनाने के लिए आ जाए तो ऐसे ना जो वो स्पेसशिप से वो रोवर्स निकलते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बना लेना, है ना, या तो कोई ऐसा स्फेरिकल बॉल विथ लॉट्स ऑफ थॉर्न्स फ्रॉम देयर, ऐसे कुछ। अंडरस्टूड? चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर द मेन चैप्टर टॉपिक बेटा, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। बेटा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल में आगे जाके पढ़ना है कि ये कैसे हमारे लिए हमारे फ्रेंड हैं या फिर हमारे फो हैं, वी हैव टू जस्टिफाई। Understood? So we will study this whole topic in 2 categories. First of all, we'll see that microorganisms are friend or not, and then we will go for the foe. Clear? चलो, let's go ahead. First of all, microorganisms as friend. बेटा इस स्लाइड में I will tell you all the points how they are helpful, है ना, और उन points में से आगे जाके जो हमको डिटेल में पढ़ना है फिर उनको आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल
हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर हेल्पफुल इन फूड इंडस्ट्री। यस बेटा, बहुत सारे जो खाने से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। अब कहाँ करते हैं? फर्स्ट वन, फॉर मेकिंग कर्ड। अभी हमने इनिशियली लैक्टोबैसिलस का पढ़ा था ना, कर्ड कौन बनाने में हेल्प कर रहा है? लैक्टोबैसिलस। तो वहां पर ही फूड इंडस्ट्री में आ गया। यस, सो लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, इसके अलावा और कहीं है क्या? यस बेटा, डो, राइजिंग ऑफ डो, केक, डोनट जितने खाते हो आप, कैसे बनते हैं? ईस्ट हेल्प देयर, है ना? सो देयर हियर कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ केक, डो, अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये वाला हमें पूरा का पूरा बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री समझ में आ गया ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मेडिसिन भी हम बना सकते हैं। कैसे मेडिसिन बना सकते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको मिल सकती है बेटा एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सीन। अगेन हमको एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड, ये वैक्सीन को डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, ये सब समझ में आ जाए, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल, एवरीथिंग वी हैव टू लर्न। ठीक है, सो अगर आपको सिर्फ पॉइंट्स में लिखने के लिए आ रहा है, लाइक राइट डाउन 4 ways दैट हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्पफुल, तो वहां पर आपको ये एटलीस्ट पॉइंट नाम पता होना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर हेल्पफुल इन food industry, microorganisms are helpful in making medicines. Now next, microorganisms are helpful for soil fertility. बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वर्ड सुना है ना? पहले सुना तो है, पक्का सुना है ना? यस, देखो सॉइल फर्टिलिटी में क्या काम आता है बेटा? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एल्गे इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना। तो ये क्या करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। और लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में हमें वही पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन साइकिल में। चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल में ये हेल्प करते हैं, है ना। सो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो कैसे हमारे सॉइल में आ रही है, फिर वापस जा रही है, पूरी साइकिल में बहुत बड़ा रोल है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, वो भी हम नाइट्रोजन साइकिल में पूरा कवर करेंगे। चलो, सो हियर एजोबैक्टर, राइजोबियम आर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट बेटा, फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब बेटा जितना भी ये डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उसको कौन डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करता है? अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को एक तरह से क्लीन करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एम आई क्लियर? चलो और देखो, सो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यस ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में भी ये काम आते हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, लेदर इंडस्ट्री। बेटा लेदर की टैनिंग में भी माइक्रोब्स का हेल्प होती है, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक लेदर यूजुअली जब हम एनिमल से मिलता है तो एक ही कलर का होता है, लेकिन अभी मार्केट में जाओगे तो कितने अलग अलग कलर के हो जाते हैं, है ना। तो वो कहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है? वहां पर ये टैनिंग ऑफ लेदर में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक जस्ट यू कैन राइट डाउन द नेम। एम आई क्लियर? चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। वी हैव टू अंडरस्टैंड फूड इंडस्ट्री वाला ये आपका फर्मेंटेशन, यू हैव टू स्टडी अबाउट एंटीबायोटिक वैक्सीन इन डिटेल। गॉट इट? चलो चलते हैं आगे। सो फर्मेंटेशन प्रोसेस। बेटा फर्मेंटेशन, व्हाट इज दिस? Fermentation is a process in which the conversion of sugar into alcohol and carbon dioxide takes place by yeast. By yeast. ठीक है बेटा, आपने कभी भी देखा हो, अगर किसी को केक बनाना है या डोनट बनाने हैं या कोई भी ऐसा केक राइजिंग करवानी है कहीं पर, तो उसमें क्या करते हैं? पहले मिल्क लेते हैं वार्म वाला, उसमें फिर हम ईस्ट को डालते हैं, ईस्ट के ग्रैन्यूल जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, वो डालते हैं और शुगर डालते हैं उसमें। ठीक है, फिर उसको थोड़ी देर रख देते हैं। तो ईस्ट थोड़ी ही देर में बेटा इतना ज्यादा डबल हो जाता है अपने साइज का। ठीक है, साइज का नहीं, क्वांटिटी डबल हो जाती है। वो इतनी जल्दी उसमें रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो 1 से 2 से 10 4 ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सो होता क्या है, बहुत ज्यादा वो क्वांटिटी उनकी बढ़ जाती है, उसके बाद मिक्सिंग होती है एंड देन व्हाट हैपेंस विद दैट? बेटा वो ईस्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर, बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ शुगर ओनली, है ना। सो कार्बोहाइड्रेट्स में जो ये शुगर है उसमें होगा क्या? वो उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल में और वहां से प्रोड्यूस होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, किसने ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इन 1857 फर्स्ट। बेटा लुइस पास्चर वर्ड हमको 2 बार पढ़ना है और दोनों ही बार में से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड उसके अलावा एक और है जो हम पढ़ेंगे, पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन भी लुइस पास्चर ने ही डिस्कवर करी थी। करेक्ट? चलो यहां पे देखो, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मेंटेशन,
है ना। ये इतने में खत्म नहीं, अभी आगे जाके और पढ़ना फर्मेंटेशन के बारे में। अभी मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन बताई वो क्या बताई थी आपको, ग्लूकोज प्लस ईस्ट, अगर उसमें ईस्ट डाल दो तो ये क्या बनाता है बेटा, ये आपको देता है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये आगे याद रखना। नाउ कमिंग टू यूजेस, व्हाट आर द यूजेस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, केक, बैटर्स एंड चीज। ठीक है, ये सब इसमें हेल्प करता है। अब बोलोगे मैम रिएक्शन में तो लिखा है एल्कोहल, आप बोल रहे हो ब्रेड बन जाता है उससे, हैं डोनट बन जाता है, हमें एल्कोहल तो नहीं मिलती है ना। देखो बेटा, यहाँ पे एल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है बहुत मिनिमम होती है। हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए इस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, एल्कोहल पे ध्यान मत दो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर होता क्या है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वही केक को राइज करवाती है, यानी अपने डो को राइज करवाती है। कैसे करवाती है उसका क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखो। इन लार्ज स्केल में देखो, स्मॉल स्केल में तो हमको CO2 मिल गई, उससे हमने काम चला लिया, लेकिन लार्ज स्केल में वो क्या करता है बेटा, इट प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में, यानी वाइन, एल्कोहल वाइन इन सब में हेल्प करता है ना। तो लार्ज प्रोडक्शन में जाएंगे तब आपको एल्कोहल दिखेगी, स्मॉल वाले में आप कार्बन डाइऑक्साइड पे रह जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन हियर, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आता है बहुत बार ये एग्जाम में, एक बार तो पक्का आएगा, तो हाफ ईयरली में आएगा तो आपके यूनिट टेस्ट में आएगा। देखो ये क्या हो रहा है बेटा, ये धीरे 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 ये डो राइज हो गया। अब डो जब राइज हुआ, आपने ध्यान दिया, ये छोटे 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 एयर गैप दिख रहे हैं, ये एयर गैप फ्लफी से हो जाता है, बहुत सारे पोरस हो जाता है ये डो, जैसे स्पॉन्ज होता है ना उस टाइप का हो जाता है। नाउ why dough rises after adding yeast in it? The reason behind is the production of carbon dioxide gas. बेटा gas can move freely. गैस कभी एक जगह ट्रैप नहीं हो सकती है ना। तो जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी, दैट विल ट्राई टू एस्केप, और जैसे ही इट विल ट्राई टू एस्केप, इट विल मेक द पाथ इन बिटवीन द डो, और वो जैसे जैसे पाथ जहां जहां से बना के जाएगी वहां से आपका डो पोरस हो जाएगा। दैट्स वाई द डो राइजेस। अंडरस्टूड। देखो यहां पर आंसर लिखा हुआ है बेटा, ऑन एडिंग ईस्ट टू द डो द शुगर ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूसेस द एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। बेटा इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी, तो आप सिर्फ रिएक्शन लिख दो। क्या लिखना है रिएक्शन में, फिर से बता रही हूं, आपको लिखना है शुगर ऑन एडिशन विद ईस्ट गिव्स यू एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस लिख, ये रिएक्शन लिख दो, इसके आगे लिख दो फर्मेंटेशन, बस नंबर पूरे आपके। अब इसके आगे लिखना ही पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया। ठीक है, ये तो रिएक्शन है, ये पूरी कहानी का ये है आपका जो आंसर है। चलो, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट्स ट्रैप्ड विद इन द डो एंड देन कॉजिंग इट टू राइज। ठीक है, जहां जहां वो ट्रैप हो जाती है वहां वो डो राइज हो जाता है, and then you see this effect. Got it? Now there is one more question that you can see here. Why it is important to add yeast in the mixture of sugar and warm milk? बेटा मैंने इनिशियली बताया था, जब भी हम केक बनाना शुरू करते हैं तो पहले ईस्ट को ल्यूक वार्म मिल्क में शुगर के साथ ऐड करके डाला जाता है। इट इज बिकॉज दैट एक्टिवेट्स द ईस्ट। ठीक है, इतना सा आंसर, दैट एक्टिवेट्स द ईस्ट। इट गिव्स द ईस्ट अ suitable environment to act faster. उसको जल्दी एक्शन करवाने के लिए ये दिस इज इंपॉर्टेंट। Am I clear? चलो, so this was all about the fermentation बेटा। Now we are going for the next, that is antibiotics। बेटा एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, है ना। और बायोटिक्स यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, बैक्टीरियाज। सो बेटा ऐसी मेडिसिन जो एंटी बैक्टीरियल हो, यानी बैक्टीरियाज को किल कर दें या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। रिमेंबर, एंटीबायोटिक्स आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो, the medicines used to kill or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो काम करे, उनको मार दे, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। दीज आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ये हेल्प करते हैं, अगर प्लांट्स और एनिमल्स में भी अगर ऐसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर भी ये हेल्प करते हैं। दीज आर हेल्पफुल। गॉट इट? नाउ बेटा ये एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, क्या नाम है, पेनिसिलिन।
किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। But who was the one? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% वाला टाइप जो होता है ना, जो आना ही आना है। दिस इज द क्वेश्चन, यू विल सी इट इन योर एग्जामिनेशन। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये अपने आप में क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड इट? Alexander Fleming. This is again one of the question. Now penicillin is what? Which kind of microorganism? कहाँ कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से ये बनता है? That is अपने आप में क्वेश्चन। सो मैंने आपको बताया था कि पेनिसिलियम द स्केलेटल हैंड बताया था ना, इट इज इंपॉर्टेंट। बस पेनिसिलियम से ही ये बनता है बेटा ये वाला एंटीबायोटिक, और दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, फटाफट से एक बार सुन लो कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज पे वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम क्या था, वो बहुत ज्यादा अपनी लैब को साफ नहीं रखते थे। तो एक दिन वो अपने लैब में बंद करके चले गए अपना जो भी काम कर रहे थे उसको, और 2 दिन बाद आए तो व्हाट ही सॉ सम ग्रीनिश कलर ग्रोथ नियर दैट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, जहां पर जो जिनकी वो स्टडी कर रहे थे, है ना। जब उन्होंने देखा कि भाई ये क्यों ऐसा ग्रीन क्या है यहाँ पर देखता हूं मैं, तो उन्होंने देखा कि जहां जहां पे वो ग्रीन था वहां पे वो सारे बैक्टीरिया मर गए थे। सो फ्रॉम देयर इट वॉज डिस्कवर्ड कि भाई जो ये पेनिसिलिन है दैट कैन किल द बैक्टीरियल ग्रोथ, और वहीं से फिर इसकी डिस्कवरी शुरू हुई। अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं बेटा। यस इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरियाज ऑल्सो। बेटा फंजाई तो है ही, पेनिसिलिन अपने आप में फंजाई है, तो पेनिसिलिन से डिस्कवर होता है, जो फंजाई से डिस्कवर होता है, बैक्टीरिया से भी बनते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बेटा आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब कैसे याद करें, देखो 4 साइकिल चला लो एक साथ, 4 साइकिल चला लो एक साथ। टेट्रासाइक्लिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक। देखो पहले तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी? पेनिसिलिन, वो तो पता ही है ना, पेनिसिलियम। इसके अलावा बेटा है टेट्रासाइकिल, 4 साइकिल चला लो एक साथ। दूसरी है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो कभी ऐसे ऐसे वाली खांसी हो जाए तो स्ट्रेप्सिल खाते हैं ना, स्ट्रेप्सिल खाते हैं, वहां पर वो बैक्टीरिया जाके उससे खुजली करता है, तो स्ट्रेप्सिल खाते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है। सो टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन तो पता ही है। उसके अलावा बेटा एक हमें याद है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। अंडरस्टूड। 3 तो आई होप अच्छे से याद हो गए होंगे। 4 साइकिल हैं, गले में खांसी हो तो स्ट्रेप्सिल खा लो, उसके अलावा पेनिसिलिन। अंडरस्टूड। एंड द लास्ट वन इज इरिथ्रोमाइसिन। गॉट इट? मूविंग अहेड नाउ, क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से क्वेश्चन अगेन यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन, या तो ये पेनिसिलिन वाला या फिर बाकी किसी और फॉर्म में भी। बेटा व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म। व्हिच माइक्रोऑर्गेनिज्म इट वर्क्स ऑन? बैक्टीरियाज। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे, वाई प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज नॉट एडवाइजेबल? बेटा कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर बोलेगा ये दवाइयां 5 दिन तक खाना। देयर इज अ फिक्स्ड टाइम कि आपको कब खाना है, या तो 3 डेज, छोटा हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा तो 3 डेज मिलेगा, 5 डेज मिलेगा, 7 डेज मिलेगा। बेटा उससे ज्यादा बहुत रेयर केस में मिलता है ना। क्यों ऐसा? Why the prolonged use of antibiotic is not advisable? बेटा इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अगर हम कंटिन्यूसली मेडिसिन को खाते रहेंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन को, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो थोड़े बहुत बच जाएंगे, उनमें उस दवाई के, उस मेडिसिन के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है। यानी कि अगर आगे जाके आपको फिर से वही इन्फेक्शन हुआ तो ये वाली मेडिसिन जो आपको मिली मे बी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, फिर आप पे फर्क नहीं करेंगे वो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हैव अ लुक हियर, देयर आर अदर रीजंस आल्सो, जस्ट लेट्स गो वन बाय वन। द फर्स्ट वन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये वही एंटीबायोटिक इम्यूनिटी वाला है। ठीक है, क्या होगा? ओवर यूज या फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन कॉज द बैक्टीरिया टू डेवलप रेजिस्टेंस, मेकिंग द मेडिकेशन लेस इफेक्टिव अगेन इन फ्यूचर में फिर वो मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अंडरस्टूड। बेटा सेकंड क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक जब आप खा रहे हो, है ना, तो एंटीबायोटिक कोई ऐसे टारगेटेड मिसाइल थोड़ी है कि भाई एक वो बैक्टीरिया उसको जाके किल करके आ जाना। नो, अगर आपकी बॉडी में एक हार्मफुल बैक्टीरिया है तो बेटा 10 यूजफुल भी तो हैं, तो उनमें से भी वो किसी को तो जाके मार सकता है ना। तो प्रोलॉन्ग यूज से जो हमारी बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी हार्म होता है। सो दे माइट किल द यूजफुल बैक्टीरियाज ऑल्सो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट,
लास्ट, लॉन्ग टर्म यूज कैन रिस्क आवर बॉडी। बेटा अगर हम लॉन्ग टर्म तक दवाइयां खाते रहेंगे तो हमारे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, सब यही सब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई प्रोलॉन्ग्ड यूज इज नॉट एडवाइजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, अब अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी भी आपने अगर कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है, आपको दवाई खाओ ना एंटीबायोटिक, अगर आपने सपोज डॉक्टर ने सोच समझ के आपको 5 डेज का कोर्स दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 डेज के बाद ना आपको बड़ा मतलब यू फील फाइन, यू डोंट इवन फील कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जिनको ज्यादा पता नहीं होता वो बोलते हैं छोड़ दो, आप क्यों खाना, हमारा काम हो गया ना, नाउ वी आर फाइन। 3 डेज के बाद उनको अच्छा फील होना शुरू होता है, तो उनको लगता है हम ठीक हो गए, सो दे डोंट कंप्लीट द कोर्स। नाउ व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू कंप्लीट। बेटा जो आपको एंटीबायोटिक मिली है बेटा, उसकी एक स्ट्रेंथ है आपके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट। नाउ 3 डेज में यू आर फीलिंग, मे बी यू आर फीलिंग फाइन, बट जो टोटल बैक्टीरिया की किलिंग है वो अभी तक नहीं हुई है, मे बी 30% अभी भी रह गया हो बॉडी में, है ना। तो अगर आपने वहीं पर एंटीबायोटिक छोड़ दिया तो वो 30 ऑर्गेनिज्म फिर से मल्टीप्लाई करके और बढ़ जाएंगे। यस, तो मे बी द री-इन्फेक्शन विल री-अकर आफ्टर सम टाइम, दैट्स व्हाई कंप्लीट कोर्स इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड। देखो, व्हाई कंप्लीट कोर्स इज रिक्वायर्ड, टू इंश्योर द इन्फेक्शन क्लियरेंस, ये इंश्योर करने के लिए कि 100% वो सारे के सारे बैक्टीरिया यानी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो मर गए हों। नेक्स्ट, प्रिवेंट रेजिस्टेंस, इसलिए क्योंकि अगर एक भी बैक्टीरिया बचा तो उसमें फिर वो रेजिस्टेंस आ सकता है ना उस मेडिसिन के अगेंस्ट। अब वही आगे जाके मल्टीप्लाई होकर बड़ा ज्यादा होगा, फिर कुछ नहीं होगा उस मेडिसिन से, है ना। तो टू प्रिवेंट दी रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया, दीज आर द 2 आंसर। सिर्फ इतना लिख लोगे ना, टू फॉर इंश्योर द क्लियरेंस, टोटल 100% क्लियरेंस, एंड टू प्रोवाइड द अवॉइड द रेजिस्टेंस, इतना भी काफी है। अंडरस्टूड। चलो बेटा, हमारा एंटीबायोटिक वी आर डन विद। अब इसके अलावा क्या और कोई मेडिसिन या और कुछ है ऐसा माइक्रोब से जो बनता हो? यस बेटा, देयर इज। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाई एंटीबायोटिक आर नॉट हेल्पफुल अगेंस्ट कोल्ड और फ्लू। बेटा जब सर्दी जुकाम होता है तो किससे होता है? सुना होगा पक्का आपने, सर्दी जुकाम यानी इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होता है बेटा? वायरस से होता है। अब मुझे इसका आंसर बताओ, व्हाई एंटीबायोटिक आर नॉट हेल्पफुल अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। बेटा इसका आंसर, पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है ना, ध्यान से सुना था, तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी पहले बताया था। एंटीबायोटिक का नाम उस पर ही डिपेंड कर रहा है। एंटीबायोटिक आर ओनली एंड ओनली यूजफुल अगेंस्ट वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है वो? बैक्टीरिया। वायरस के अगेंस्ट दे आर नॉट यूजफुल, है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट हेल्पफुल इन किलिंग द वायरसेस। तो कोल्ड एंड फ्लू में हेल्प कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, है ना। सो दे आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। देखो, they are effective against only bacteria, so cold and flu is caused by virus, so that's why they are not effective. Got it? चलो next we are going for vaccine. बेटा वैक्सीनेशन, अगर आपके छोटे भाई बहन है ना तो आपको पक्का पता होगा कि वैक्सीनेशन, अच्छा अब आजकल तो आजकल के एज में भी वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं होता ही है। कोविड टाइम पे वैक्सीनेशन हुआ था, यस। सो वैक्सीनेशन आपको पता है, हमको एक छोटा सा कोई इंजेक्शन लगाते हैं या तो कोई पोलियो ड्रॉप, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ वैक्सीनेशन ओनली। नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर? वो वैक्सीनेशन क्या है बेटा? क्या वो मेडिसिन थी? क्या वो मेडिसिन थी? सपोज कोविड का वैक्सीनेशन शॉट लगा तो क्या आपकी बॉडी में कोई दवाई डाली गई? नो बेटा, वैक्सीन्स आर नॉट दी मेडिसिन्स। एंटीबायोटिक क्या थी? मेडिसिन थी। वैक्सीन मेडिसिन नहीं होती, तो वैक्सीन क्या है फिर ऐसा? बेटा वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। देखो वो जो लिक्विड आपकी बॉडी में डाला वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ही है। अब कैसे बना है वो? इन दिस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इट कंटेन्स द डेड और वीकेंड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा वैक्सीन की एक खास बात पता है क्या है? जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आप उसको यूज करने वाले हो, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के या उसको बहुत उसकी बॉडी को बहुत वीक करके उस प्रिपरेशन में डाला जाता है और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से पोलियो का अगर वैक्सीन होगा तो पोलियो का ही वायरस उस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में होगा, लेकिन या तो डेड फॉर्म में होगा या फिर वीकेंड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब बोलोगे हम ऐसा क्यों, पहले क्यों वायरस डाल रहे हो हमारी बॉडी में? बेटा वो वीकेंड फॉर्म में है, यानी वो अपना पूरा इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं दिखा पाएगा, बट आपकी बॉडी को ये पता पड़ेगा कि हमारे के अंदर कुछ ऐसा तो अननोन टाइप चीज आ गई है। ठीक है,
तो उससे क्या होगा, ऑन इंजेक्टिंग इट स्टिमुलेट्स और ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बेटा जब हमारी बॉडी को ये सेंस होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना शुरू करता है और वहां पर फिर प्रोडक्शन होता है किसका, एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज जो बाहर से बॉडीज आ रही हैं उनको किल करने वाला, तो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है एंड दिस प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट द वन और सेवरल डिजीजेज। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस टाइम पे बॉडी में, तो देखो ये जो इन्वेडिंग वाला हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म वीक करके डाला वो तो वैसे ही बहुत वीक है, तो ये एंटीबॉडीज उसको आराम से किल कर सकती हैं। दूसरी खास बात क्या बेटा, एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में एक बार बन गई किसी अगेंस्ट सम बैक्टीरिया, अगेंस्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो लाइफ टाइम रहती हैं। यानी अगर आपको 5 ईयर्स में एक वैक्सीनेशन लगा, ठीक है, आज आप लेट्स से कोई आपका सिबलिंग है जो कि 5 साल का है, उसको आज एक वैक्सीनेशन लगा, तो उसकी बॉडीज में कुछ दिनों में एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी उस वैक्सीनेशन वाले माइक्रोब को किल करने के लिए। उसके बाद वो एंटीबॉडी बेटा लाइफ टाइम उसकी बॉडी में रह जाएंगी। अब फिर क्या होगा, जब रियल में वो बैक्टीरिया जो वायरस आएगा या फिर जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा उसकी बॉडी में, तो आप पहले से एंटीबॉडीज खड़ी हैं भाई कि हम तो तेरे को अभी यही मार डालेंगे रियल वाले को। अंडरस्टूड? तो बेटा ये क्या एक तरीके से है, ये एक तरीके से जो ड्रिल नहीं होती, ड्रिल होती है ना, एक्चुअल फाइट से पहले जो ड्रिल होती है ना, प्रिपरेशन, ये वो समझ लो वैक्सीनेशन वो है। अंडरस्टूड? चलो आगे समझते हैं। तो बेटा हम वैक्सीन्स आर नॉट मेडिसिन, दे आर हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। तो वैक्सीन का रोल यहाँ पर क्या है, ओनली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वो हैं जो आगे जाके फाइट करेंगे और वैक्सीन का काम क्या है, उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, अब कैसे डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, अगर वैक्सीन की डेफिनेशन आ गई एग्जाम में तो कैसे लिखोगे, हैव अ लुक हियर। Vaccine is a biological preparation containing disease causing or microorganism in weakened form or dead form, है ना, that stimulates the production of antibodies and provides immunity to our body forever। ठीक है, क्या क्या पॉइंट मैंने बताया था वही सब पॉइंट एक साथ डेफिनेशन में लिख दे हुए हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, इट कंटेन्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, कैसा, इन वीकेंड फॉर्म, क्या करेगा, इट विल ट्रिगर आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करेंगी, प्रोवाइड इम्यूनिटी, कब तक, फॉरएवर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ वैक्सीन, सबसे पहला द मेन वैक्सीन दैट वाज प्रोड्यूस्ड वाज बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, अगेन यहाँ पे ये नाम एमसीक्यू में आता है बेटा। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1798। क्लियर? ये याद करना पड़ेगा आपको। चलो, सम ऑफ द डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऐसे कौन से डिजीज हैं, अब जिसके भी वैक्सीन का नाम आपने सुना हुआ है ना, वो आप कुछ भी लिख दो, है ना। कोविड तो है ही, तो कोविड, आजकल तो इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीन आता है, जो हमको हर साल जो सर्दी जुकाम होता है ना उसके लिए वैक्सीन आ गए। यस, सो कोविड वैक्सीन, कोविड का हो गया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, उसके अलावा कॉलेरा, है ना, स्मॉल पॉक्स, ये लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स, उसके अलावा क्या है, हेपेटाइटिस, और क्या है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस, सभी के वैक्सीन आ गए। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हमने यहाँ पर ना 2 वर्ड बड़े अभी फेमिलियर से पढ़े। एक तो हमने पढ़ा एंटीबायोटिक, पढ़ा ना, और एक हमने पढ़ा अभी एंटीबॉडी। दोनों में एंटी आ रहा है, लेकिन एक में बायोटिक है और एक में बॉडी है। अगर इनके बीच का डिफरेंस आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर एंटीबॉडीज, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक। ठीक है, देखो एंटीबॉडीज क्या होती है बेटा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर करती है, हम वो कोई बाहर से नहीं लेना पड़ रहा हमें। एंटीबॉडीज आर द इम्यून सेल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, और यहां पर क्या है बेटा, एंटीबायोटिक नीड्स टू बी गिवन इन द होस्ट बॉडी। एंटीबायोटिक को हमारी बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर करती है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स, तो दे आर द केमिकल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, जिससे कि हम इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार लेते हैं। ये क्या है, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स, सो दीज आर द मेडिसिन, दीज आर नॉट द मेडिसिन्स।
ये क्या है? प्रोटीन है। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन गिवन टू द इन्फेक्टेड पर्सन टू किल द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां पर किलिंग हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, खुद ही मार दे रही है। यहां पर हमको बाहर से एडिशनल कोई चीज लेनी पड़ रही है। नेक्स्ट, दे रिमेन फॉर एवर इन द बॉडी एज अ मेमोरी सेल। ये एक बार हमारी बॉडी में बन गए तो फॉर एवर वो हमारी हेल्प करेंगे, हमारे मेमोरी सेल में वो रह जाते हैं। हमारी बॉडी को पता रहता है कि भाई ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमको इस वाली प्रोटीन को फटाफट प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, तो मेमोरी सेल में सेव रहता है वो। यहाँ क्या है बेटा, एंटीबायोटिक का एक फिक्स कोर्स होता है, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, उसके बाद आपको वो बंद करनी होती है। दोबारा अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो फिर से आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एंटीबायोटिक ली और फिर आपको जिंदगी भर उससे इम्यूनिटी मिल जाएगी। नो, आपको जितनी बार प्रॉब्लम होगी यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन अगेन एंड अगेन। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक्स। बेटा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू दैट यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, आई शेयर दिस पीडीएफ देयर। तो ये नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट बेटा, वी आर डन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। कहाँ पे हमारी हेल्प करी थी वो हमने सब देख लिया डिटेल में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी। नाउ कमिंग फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फो। फो मतलब दुश्मन। अब दुश्मन हमारा दुश्मन कब होगा बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी हमको बीमार कर देगा, है ना। सो बेसिकली हियर वी हैव टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट द डिजीजेस। अंडरस्टूड? देखो अब बेटा डिजीज पढ़ने से पहले एक बार हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम बार बार बोलेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन, पैथोजन। हम बहुत बार इससे आगे बेटा वर्ड बोलेंगे पैथोजन। ये एक पैथोजन है। पैथोजन का मतलब क्या होता है? पैथोजन मतलब होता है पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज हो जाए उसको पैथोजन बोलते हैं। अंडरस्टूड? आगे देखो नेक्स्ट, carrier. A carrier is a person or an organism infected with a infectious disease agent but displays no symptom of it. बेटा देखो ये ऐसा पर्सन जो सिम्टम दिखा भी सकता है, नहीं दिखा सकता है। इसका बेस्ट टाइम समझने का बेटा कोविड टाइम का ही है। कोविड टाइम में जब किसी को इन्फेक्शन हुआ था तो जरूरी थोड़ी कि हर कोई बीमार पड़ गया था, है ना। Some people were there who were having good immunity and they were having that virus in their body but they were not showing any symptom, है ना। तो पॉसिबल है कि सिम्टम नहीं शो कर रहे हैं। नाउ दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन सिंस दे आर ऑलरेडी हैविंग पैथोजन। और ऐसे लोग क्या करते हैं बेटा? ऐसे लोग इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, जहां जहां जाएंगे सबको वो फैलाते हुए जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट इज वेक्टर। बेटा वेक्टर क्या चीज है? बेटा वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज बाइटिंग इंसेक्ट, है ना, which is a biting insect like tick that can transmit disease or parasite from one animal to the another animal or plant. बेटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्कीटो। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ऐसा कोई एनिमल जो आपको बाइट करे, आपकी बॉडी से, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी से इन्फेक्शन अपने अंदर लेके जाए और फिर दूसरे को बाइट करे और उस पर ट्रांसफर कर दे। तो मस्कीटो ये तो करता है ना। डेंगू वाला मस्कीटो, मलेरिया वाला मस्कीटो, अगर किसी को मलेरिया है उसको उसने काटा तो उसकी बॉडी से वो दूसरे को जब काटेगा तो वहां ट्रांसफर कर देगा उसको, ये ना। जो पैथोजन है उसका ट्रांसफर करता है वो कौन? दैट एनिमल। सो एनिमल इज द वेक्टर। उसके वो जो ट्रांसफर कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे पैथोजन। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, एडीज मस्कीटो। एडीज मस्कीटो कौन सा मस्कीटो है? एडीज मस्कीटो इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगी। डेंगी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ये वेक्टर है वहां पर, ठीक है। सो एडीज मस्कीटो स्प्रेड द डेंगी वायरस। एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो स्प्रेड दी प्लाज्मोडियम। तो फीमेल एनोफिली मस्कीटो क्या हो जाएगा? वेक्टर। प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? जो कि प्रोटोजोआ है, वो हो जाएगा आपका पैथोजन। समझ में आ गया डिफरेंस? चलो आगे चलते हैं। नाउ बेटा वैक्सीन नहीं बेटा, ये वैक्सीन नहीं होगा, यहां पर होगा टाइप्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज। बेटा डिजीज जो ये स्प्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो वो एयर के थ्रू हो सकते हैं या तो वाटर के थ्रू भी तो हो सकते हैं ना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर एयरबोर्न डिजीज एंड वाटरबोर्न डिजीज। देखो कैसे, द डिजीज विच कैन स्प्रेड थ्रू एयर। आपने छींक मारी तो छींक पानी में जाकर मारोगे, ऐसे नॉर्मल एयर मारते हैं ना। सो व्हेन वी स्नीज, so what happens? Whatever virus if you are suffering from influenza, the virus will spread in your surrounding. Whosoever will be in your front,
they might go enter in their body, है ना? So this is, what is this? The medium between the two person is air. So this is a airborne disease. Understood? So the disease which can spread through the air are called airborne disease. यहाँ पर बेटा air around the infected person is the host to the pathogen. जो भी infected person है उसके आसपास की हवा बोलेंगे ये हवा ना पूरी की पूरी infectious है, यहाँ मत जाओ, इसके पास मत जाओ, बोलते हैं ना? That's why. Influenza, COVID are the best example for this type of disease. यहाँ पे आ जाते हैं. The disease that spread through water are called waterborne disease. और यहाँ पे contaminated water to several is the host for several pathogen. ऐसा कोई डिजीज जो वाटर के थ्रू हो जाए, यानी कि डर्टी वाटर, इन्फेक्टेड वाटर पीने से हो जाए, बस वही वाटरबॉर्न डिजीज है. अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं बेटा. बेटा ये वो टेबल है जो आपको याद करनी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. बोलोगे मैम इतनी बड़ी टेबल क्या आप दिखा रहे हो, ये हमसे नहीं हो पाएगा याद. डोंट वरी बेटा. Here, first of all, I will tell you the main reason and how it is happening. I will try to explain everything so that you can understand. बाद में जाके I will tell you a trick जिससे आपको सारे के सारे डिजीज और कौन किससे हो रहा है सब कुछ याद हो जाएगा. ठीक है? So let's get started and understand about the diseases. बेटा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया बोलते हैं, है ना? क्या होता है? so, बहुत ज्यादा कफिंग होती है पर्सन को, और टीबी वाले पर्सन के पास बेटा कोई नहीं जाता विदाउट द प्रॉपर मास्किंग एंड प्रिकॉशंस. उसके इनफैक्ट जो यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें वो खाना खाता है, जहाँ पे वो रह रहा होगा, वो भी बिल्कुल अलग रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है. वाई? बिकॉज उसके आसपास की एयर में बहुत सारे ये पैथोजन होते हैं. अब कौन सा पैथोजन होता है? कौन सा होता है बेटा? बैक्टीरिया. टीबी, बी फॉर बैक्टीरिया. टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं. कमिंग टू मीजल्स. यहाँ पे बेटा मीजल्स क्या है? मीजल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे बॉडी में ना बहुत सारे रेड कलर की आउटग्रोथ हो जाती हैं, पेनफुल सी, है ना? सो मीजल्स होता है, यहाँ पर भी ये एयर से ही स्प्रेड होता है ना? बेटा ये जो टेबल पूरी बनी हुई है ये पहले एयरबॉर्न डिजीज, फिर वाटरबॉर्न डिजीज और उसके बाद वेक्टर वाली डिजीज, ऐसे करके कैटेगराइजेशन है इसका. ठीक है? तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दैट वे. तो आपका जो ट्यूबरक्लोसिस था और मीजल्स था वो प्योरली एयरबॉर्न डिजीज है. ठीक है? आपका टीबी, बी फॉर बैक्टीरिया से कॉज होता है. मीजल्स वायरस से कॉज होता है. ठीक है? अब बोलते मैम ये कैसे याद होगा कि वायरस से कॉज होता है, कौन सा किससे कॉज होता है? मैंने बताया ना, लास्ट में बताऊंगी आपको. ठीक है? आई विल शेयर द ट्रिक. आगे देखो बेटा. कमिंग नेक्स्ट दैट इज चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स को ना हिंदी में ऐसे बोलते हैं, माता आ गई बोलते हैं, है ना? चिकन पॉक्स बेटा एयर से भी होता है और कॉन्टैक्ट से भी होता है. मतलब आप उसको किसी की बॉडी को, स्किन को टच कर लो, स्किन को टच कर लो तो उससे भी होता है. ठीक है? मतलब ऐसा है कि अगर हमने मास्क लगाया, आप बोलोगे हमने तो मास्क लगाया था, है ना, फिर भी हमको हो गया. नो, तो मास्क लगाने से सिर्फ काम ही चलेगा, यहाँ पे अगर टच कर लोगे तो भी उससे हो जाता है ये स्प्रेड. ठीक है? सो चिकन पॉक्स इज अ एयरबॉर्न डिजीज एज वेल एज कॉन्टैक्ट से भी होता है. अगेन चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस. तो मीजल्स, चिकन पॉक्स अगेन किसके हैं? वायरस वाले हैं. नेक्स्ट कमिंग टू पोलियो. देखो बेटा पोलियो वायरस, ये तो नाम सुना है, तो पता है कि पोलियो वायरस से होता है. ठीक है? अब होता कैसे है बेटा? पोलियो एयर से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है. ठीक है? तो एयर के थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है और डर्टी वाटर से भी होता है अगर सेम वाला यूज कर लिया तो. सो वायरस से होता है. ठीक है? अब मुझे क्या बताओ बेटा, जहां जहां भी जो चीज एयर से हो रही है, अगर एयरबोर्न डिजीज है कोई, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन लोगे कि आपको ना हो? क्या लोगे बताओ, खुद से सोचो. सबसे पहले क्या करोगे? उस पर्सन को आइसोलेशन में रख लो जिसको प्रॉब्लम हो रही है. कोविड टाइम पे क्या हो रहा था? जिसको कोरोना था क्या कर रहे थे? उसको आइसोलेट कर दे रहे थे, है ना? सो कीप दैट पर्सन इन आइसोलेशन. दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेडिंग. देखो, आइसोलेशन इज द फर्स्ट वे. सेकेंड, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ दैट इन्फेक्टेड पर्सन अवे. उसके जितने भी टच की हुई चीजें हैं उसको सबको दूर रखो, अलग से उसको वॉश करो, अलग से उसका ट्रीटमेंट करो. ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन. प्रॉपर वैक्सीनेशन लगाइए जब भी उसका आपकी सुटेबल एज है. अंडरस्टूड? चलो, सो एयरबॉर्न डिजीज हमारे ऑलमोस्ट हो गए. नाउ कमिंग टू वाटरबॉर्न डिजीज. कॉलेरा बोलते ना, हैजा हो गया बोलते ना, जहाँ पे अनकंट्रोल डायरिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, दिस ऑल. सो कॉलेरा. ठीक है? कॉलेरा क्या है बेटा? कॉलेरा गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से होता है. ठीक है? सो वाटर या फिर फूड. गॉट इट? किससे होता है बेटा? कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ठीक है? नेक्स्ट कमिंग टू टाइफॉइड.
टाइफॉइड इज अगेन अ डिजीज विच इज कॉज्ड विच इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, इन्फेक्टेड वाटर से होता है, अगेन बैक्टीरिया इज द पैथोजन। और इसके बाद लास्ट वाला है बेटा हेपेटाइटिस बी, अ वेरी वेरी डेडली डिजीज हेपेटाइटिस बी, जहां पे लिवर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी क्या है बेटा, ये वाटर से होता है, अगेन इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, लेकिन ये वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय वायरस। अब पानी से अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या करोगे, बॉईल कर लो वाटर को, फिल्टर करो वाटर को, है ना। देखो, कुक फूड प्रॉपरली, अगर खाने से हो रहा है, जैसे कि कौन सा था, कॉलरा था, अब बॉईल करो प्रॉपर वाटर को, अपने आसपास प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन को मेंटेन करो, है ना, ये एंड वैक्सीनेशन। सो दीज आर द 4 थिंग्स, बॉइल्ड प्रॉपर कुक्ड फूड, बॉइल्ड वाटर, हाइजीन एंड सैनिटेशन एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन। अंडरस्टूड। चलो, नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज मलेरिया एंड डेंगी। बेटा मलेरिया किससे होता है, हु इज द वैक्टर, फीमेल एनाफिलीज मस्किटो। एंड नाउ यहां पर बेटा इसका पैथोजन कौन है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम, है ना। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। डेंगी बेटा, डेंगी है फीमेल एडीज मस्किटो, दिस इज द कॉजेटिव, दिस इज द वेक्टर विच इज ट्रांसमिटिंग, है ना। ट्रांसमिशन मोड पढ़ रहे ना, तो ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, एयर से नहीं हो रहा, वाटर से भी नहीं हो रहा, वो वेक्टर से हो रहा है ना। तो वेक्टर का नाम क्या है, फीमेल एडीज मस्किटो, ठीक है। ये किससे होता है बेटा, ये वायरस से होता है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज वायरस, ठीक है। अब बेटा मच्छर से, इसका प्रिकॉशन कैसे हो सकता है, मच्छर से बचना है तो क्या करोगे, मस्किटो रेपेलेंट लगा लो, मस्किटो नेट का यूज करो, मस्किटोज की ग्रोथ को रोक लो, बस, है ना। सो यूज द मस्किटो नेट रेपेलेंट्स, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मस्किटो एंड दिस ऑल। एम आई क्लियर। चलो आगे चलते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं ना, कौन कौन से करते हैं बेटा, वायरस अगर होगा तो वायरस कॉज कर सकता है रेबीज, फुट माउथ डिजीज, रेबीज एंड फुट माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस इन एनिमल्स, ठीक है। बैक्टीरिया क्या से क्या होता है, एंथ्रैक्स हो सकता है। फंजाई से क्या हो सकता है, रिंग वॉर्म हो सकता है। बेटा फंजाई से रिंग वॉर्म ह्यूमन में भी था, एथलीट फुट इज हैविंग रिंग, है ना। सो रिंग वॉर्म फंजाई से एनिमल्स में भी होता है एंड ह्यूमन्स में भी होता है, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। बेटा यहां से ये वाले पार्ट से पक्का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बड़ा इजी है याद करने का तरीका। देखो, द फर्स्ट वन, सिट्रस। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, नाम तो पता है ना, सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे वाले फ्रूट, है ना। तो सिट्रस क्रैंकर, सिट्रस फ्रूट में क्रैंकर किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। ऐसा कुछ हो जाता है आपका सिट्रस फ्रूट, देखो ऑरेंज है, कैसे छोटे छोटे से डॉट से बन गए, इट्स अ इन्फेक्शन, ठीक है। सिट्रस क्रैंकर इन सिट्रस फ्रूट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कमिंग नेक्स्ट, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, क्या बड़ा सा नाम है ना, ऐसा खानदानी रईस टाइप लग रहा है। वेन, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी इज कॉज्ड बाय वायरस, और भिंडी में ये होता है, पता ही है। और बेटा नाम से पता पड़ रहा है उसकी वेन्स येलो हो जाती हैं, और प्लांट्स में वेन कहाँ होती हैं, लीफ में, है ना। देखो ऐसी लीफ हो जाती है उसकी, येलो वेन मोजैक। और ये मोजैक बेटा एक तरीके का ना आर्ट है, अलग अलग छोटे छोटे शीशे शीशे लगा के ना एक बनाते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम, है ना। सो येलो मोजैक वेन्स ऑफ भिंडी। नेक्स्ट किससे होता है बेटा, वायरस से होता है। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में ये होता है और रस्टी कलर का दिखता है, तो रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई से होता है। देखो ये है आपका रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच। चलो अभी देखते हैं बेटा, नाउ हाउ वी कैन रिमेंबर द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। बेटा इतने सारे डिजीज बोलोगे मैम आपने हमको पढ़ा दिए, हमें कैसे याद रहेगा इतना, डोंट वरी, आई एम हियर विद द ट्रिक ना। देखो कैसे याद करेंगे बेटा, इसको याद करने का तरीका क्या है, एक लाइन याद कर लो, है ना। क्या किया मम्मा ने, क्या किया बेटा आज, मम्मा पुट चिकन हैदराबादी बिरयानी इन डेंजर, जला डाली, ऐसे याद कर लो, है ना। सो मम्मा पुट चिकन हैदराबादी बिरयानी इन डेंजर एंड फाइनली मेड रागी येलो मसाला भिंडी। बताओ चिकन हैदराबादी बिरयानी बना रही थी, उसको डेंजर में डाल के लास्ट में क्या बनाया, लास्ट में बनाया रागी और येलो मसाला भिंडी। कौन खाएगा बताओ, है। अब देखो उसका क्या मतलब है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है बेटा। मम्मा, मम्स, द फर्स्ट डिजीज इज मम्स, पुट
पोलियो, चिकन तो पता ही है, चिकन पॉक्स, है ना, हैदराबादी बिरयानी इज हेपेटाइटिस बी, इन इज इन्फ्लुएंजा, डेंजर इज डेंगी, डेंगी इज डेंजरस, डेंजर, एंड इज एड्स, ठीक है, फाइनली मेड इज फुट माउथ। ये वाले तीन, ये फुट माउथ कहां था बेटा, एनिमल में, रागी इज रेबीज, एंड येलो मसाला भिंडी इज येलो मोजैक ऑफ भिंडी। ये सारे के सारे डिजीज बेटा वायरस से होते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार बोलो, क्या था, मम्मा पुट चिकन हैदराबादी बिरयानी इन डेंजर एंड फाइनली मेड रागी मसाला भिंडी, ठीक है। तो ऐसे करके याद करो, ये सारे डिजीज वायरस के हैं, लास्ट के दो आपके एनिमल के और लास्ट वाला आपका प्लांट का, याद हो जाए, ठीक है। चलें आगे, अब आते हैं बैक्टीरिया वाले पे, ठीक है। अब बैक्टीरिया वाले को कैसे याद करेंगे, बैक्टीरिया वाले के लिए बड़ा सिंपल है, देखो, ओ भाई टाटा टाइप न्यू टीवी चलाओ, टाटा टाइप न्यू टीवी चलाओ, वर्ल्ड कप लगाओ और चिली क्रैंकर खाओ। बस, क्या बोला मैंने, भाई टाटा टाइप न्यू टीवी चलाओ, वर्ल्ड कप लगाओ एंड चिली क्रैंकर खाओ, ठीक है। अब क्या मतलब इसका बेटा, भाई मतलब बी से बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, सो बैक्टीरिया, टाटा टी टिटनेस, टाइप टाइफॉइड, निमोनिया, टीवी इज टीबी ओनली, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, चलाओ इज कॉलेरा, वर्ल्ड कप इज वूपिंग कफ, लगाओ इज लेप्रेसी, एंड इज एंथ्रेक्स था आपका एनिमल में, और चिली क्रैंकर इज आपका सिट्रस क्रैंकर, ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, यू कैन स्किप दैट, बट ये आपका आगे जाके भी हेल्प करेगा। अभी सिर्फ यही थोड़ी पढ़ना है, आगे सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको फिर से दोबारा से यही पढ़ने पड़ेंगे और सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो एक ही बार याद करो, है ना, वाई टू डू इट अगेन एंड अगेन। फिर से बता रही हूँ मैं, क्या है आपका राइमिंग, ये भाई टाटा टाइप न्यू टीवी चलाओ, वर्ल्ड कप लगाओ और चिली क्रैंकर खाओ, मतलब एंड चिली क्रैंकर खाओ, ठीक है। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। बाकी बेटा फंगस इजी है, फंगस का मैंने ऑलरेडी बता दिया, एथलीट फुट में रिंग है, एथलीट फुट इज हैविंग रिंग, ठीक है। तो एथलीट फुट होता है और रिंग वर्म होता है आपका फंगस से, अंडरस्टूड। सो दीज वर ऑल अबाउट द डिजीजेज, आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नाउ कमिंग टू द फूड पॉइजनिंग। बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ डिजीज कॉज नहीं करते, सो दे कॉजेज फूड पॉइजनिंग ऑल्सो, ठीक है। अब फूड पॉइजनिंग कब होगी बेटा, जब हम खराब खाना खाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर रहे हैं, है ना, दैट्स व्हाई फूड पॉइजनिंग इज हैपनिंग। अब देखो यहाँ पर क्यों होती है फूड पॉइजनिंग, इट अकर्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना खाने से होती है, ठीक है। The food gets spoiled by because of the growth of microorganism, जब बहुत देर तक बाहर रखेंगे उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं और वो खराब हो जाता है ना। The microorganism may produce toxic substance which causes illness or death, है ना, may be death। बेटा माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें ऐसा कुछ केमिकल बना देते हैं जिसको कि हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, मतलब हमको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन चेक दैट वेदर समथिंग इज स्पॉइल्ड और नॉट, हमें कैसे पता पड़ेगा कोई खाना खराब हो गया, तो कैसे पता पड़ता है बेटा, वी कैन चेक बाय स्मेल, उसमें से बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है ना, फोल स्मेल, गंदा टेस्ट यानी बैड टेस्ट हो जाता है, जो नॉर्मल हमको टेस्ट लगता है खाने का वो नहीं होगा, कुछ अलग सा हो जाएगा। उसके अलावा चेंज इन कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स बाय विच यू कैन चेक वेदर द फूड इज स्पॉइल्ड और नॉट। एम आई क्लियर? चलो नाउ बेटा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, आप कैसे बताएंगे कि किसी ने खराब खाना खा लिया और उसको कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया है। बेटा जिसको भी फूड पॉइजनिंग होगा सबसे पहले उसको स्टमक एक हो सकता है, उसको हेडेक होगा, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको डायरिया हो सकता है ना, यही तो चीजें हैं, देखो वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक, हेडेक एंड फीवर, गॉट इट। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस फूड पॉइजनिंग, देयर आर सम प्रिवेंशन मेथड ऑल्सो। बेटा देखो यहाँ पर हाउ कैन वी प्रिवेंट, फूड प्रिजर्वेशन, बेटा प्रिवेंशन फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, है ना। हमें अपने खाने को बचा के रखना है, किससे बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से बचा के रखना है ना, उनको प्रिजर्व करके रखना है। तो कैसे कर सकते हैं, देयर आर वेरियस वेज, देखो कौन कौन से तरीके हैं, केमिकल डाल दो उसमें कोई, है ना। अब केमिकल कौन सा, ऐसे नहीं कोई भी केमिकल उठा ला मार्केट से और डाल दो, ऐसे नहीं है,
केमिकल नाम है उनके पर्टिकुलर। सो केमिकल, उसके अलावा सॉल्ट डाल दो उसमें, या तो शुगर डाल दो, या तो उसको ड्राई करके रख लो, या फिर उसमें ऑयल या विनेगर डाल लो, या फिर उसमें हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो, और यू कैन डू द पैकेजिंग प्रॉपरली, और एट लास्ट यू कैन गो फॉर पैस्चराइजेशन। ठीक है, अब मैंने इतना सारा ये बता दिया आपको, लोगों मैंने क्या क्या बता दिया पता नहीं। बेटा बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, हम ऑलरेडी हम डेली लाइफ में करते हैं और आपने देखी हुई हैं, तो आपको कोई टफ नहीं लगने वाला। ठीक है, देखो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। बेटा केमिकल्स, जैम खाया है, जैम खाया होगा, अभी जैम की शीशी खोल उठाओ और उसमें देखो, उसमें एक केमिकल का नाम लिखा होगा, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं उसको, है ना। बहुत सारे फूड आइटम में होता है सोडियम बेंजोएट, दैट इज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, देखो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइसल्फेट, विनेगर, हमारे घर में जो विनेगर है वो भी होता है बहुत सारे फूड आइटम्स में। तो ये केमिकल्स हैं जिससे कि बैक्टीरियल, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, सो दे कैन प्रिजर्व। अंडरस्टूड। कमिंग टू सॉल्ट, बेटा सॉल्ट की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ना, क्या है, सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो कभी भी आपने देखा होगा अगर आप किसी शॉप में जाओ जहां पर नॉनवेज मिल रहा है, तो वहां पर जो चिकन विकन या जो भी नॉनवेज फिश रखा होगा ना, उसके ऊपर सॉल्ट की लेयरिंग कर देते हैं। वाई? बिकॉज सॉल्ट प्रिवेंट अगेन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, फिश, पिकल्स, बेटा अचार में देख लो ना, जो पिकल्स हम खाते हैं कितना सॉल्टी होता है, कितना सारा भर भर के उसमें नमक डाला जाता है फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय शुगर। बेटा शुगर बोलोगे मैम, शुगर भी, यस बेटा, जो ये बेल के मुरब्बे वरब्बे होते हैं ना, सिरप जो मीठे वाले होते हैं, अगेन शुगर। वाई? शुगर, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस, दीज कैन रिड्यूस द मॉइस्चर। बेटा शुगर की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन कैन कम, नेम टू वे ऑफ प्रिजर्वेशन वेयर मॉइस्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड, तो एब्जॉर्ब्ड, तो सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग फॉर ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। अरे रेजिन, आपको ग्रेप्स को लंबे टाइम तक खाने तो क्या करोगे, किशमिश बना लो, उसको सुखा दो, है ना, तो ड्राइड एंड डिहाइड्रेशन, है ना। तो ड्राइंग रिमूव्स द मॉइस्चर, तो अगर पानी हट गया खाने से, तो बेसिकली मॉइस्चर इज द मेन वे बाय विच माइक्रोब्स ग्रो, तो आप उसको हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट बाय ऑयल एंड विनेगर, आप ऑयल डाल दो। बेटा अगर आप किसी फूड के ऊपर ऑयल की लेयर लगा दो, तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल एयर के कॉन्टेक्ट में आने ही नहीं देगा फूड को, है ना। सो इट फॉर्म्स अ लेयर बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द फूड आइटम, ऑयल। तो विनेगर भी यही कर सकता है। ठीक है, so act as a barrier between the food and the microorganism. Correct? Next, hot and cold treatment. बेटा hot and cold treatment का मतलब क्या होता है, boiling the food item. आपके घर में अगर मिल्क आता है, तो आपकी मम्मा सबसे पहले उसको ना गैस पर रख के बॉईल कर देती हैं एक बार, फिर बोलती है अब ये खराब नहीं होगा, और बोलते अगर सपोज गलती से भूल गए, बोले ओहो इतनी देर हो गई, मिल्क खाया, खराब हो जाएगा, फट जाएगा, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो बॉइलिंग ऑफ द मिल्क। उसके अलावा हम फ्रिज में सामान रखते हैं, तो कोल्ड ट्रीटमेंट। तो फ्रिज में क्यों रख रहे हैं, बिकॉज वो कोल्ड एनवायरमेंट में बैक्टीरियल नहीं, माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट पैकेजिंग, चिप्स के पैकेट कितने देखें, इतने बड़े बड़े चिप्स के पैकेट आते हैं, ऐसे इतने बड़े दिखते हैं, उसको खोलो तो कुछ नहीं होता, ऐसे 4 चिप्स निकलते हैं उसके अंदर, है ना, खोदा पहाड़ निकली चाहिए। क्या होता है वहां पर, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की गैस भरी हुई है, व्हाट इज दैट, नाइट्रोजन। सारे ज्यादातर चिप्स पैकेट में क्या होता है, अंदर नाइट्रोजन गैस फिलिंग होती है। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज अ इनर्ट गैस, है ना, तो वहां पर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रोथ नहीं हो पाती। करेक्ट? या तो वहां पर वैक्यूम पैकिंग होगी। कई सारे चिप्स के पैकेट देखा होगा बेटा, ऐसे जोर से मारो तो ऐसे भट से आवाज आती है, ब्लास्ट वाली। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम होता है। ठीक है, दैट्स वाई। So packaging is one of the thing, vacuum packaging, packaging with nitrogen gas, and the last one is pasteurization. बेटा pasteurization को हमें पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अलग से स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, pasteurization क्या होता है बेटा, pasteurization is the way of preservation which was discovered by Louis Pasteur. किसने किया था? लुइस पास्चर। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, इसमें भी हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन इसका हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बाकी से अलग है। क्या करा जाता है इसमें हम करते हैं मिल्क को, लेट्स से हमने मिल्क को पास्चराइज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी सब्सटेंस को आपको पास्चराइज करना है, पहले आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे टिल अप्रोक्सीमेटली 70 तक आते ही आप एकदम उसको कूल करोगे, सडन कूलिंग। इससे होता क्या बेटा, जो ये पहले तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया, फिर जो सडन कूलिंग हुई ना, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो मर जाते हैं वहां पर।
समझ आया क्या है पैस्चराइजेशन? सो पैस्चराइजेशन इन दिस, द मिल्क इज हीटेड अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds. ठीक है, the milk is heated for 15 to 30 seconds and then immediately it is cooled. So what will happen? The microorganisms can't withstand this temperature difference and gets killed. ठीक है, चलो बेटा, we are done with pasteurization also. किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने. Now we are going for the nitrogen fixation and nitrogen cycle, and this is the last topic of this chapter, and but डिफिकल्ट ऑल्सो, है ना बेटा. बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, नाइट्रोजन साइकिल याद ही नहीं होती, बोलते इतनी टफ, इतनी बड़ी साइकिल है. बट डोंट वरी, आज के बाद ऐसा नहीं बोलोगे, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर राइट नाउ विद मी. ठीक है, देखो लेट्स स्टार्ट. बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले तो ये समझो कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन और साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी क्या इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन की. बेटा वी ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द लिविंग बींग्स, we have some or other compounds of nitrogen in our body. हमारी बॉडी में बेटा न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए है ना, और इसके अलावा बाकी और भी कई सारे कंपाउंड्स हैं. प्लांट्स में क्लोरोफिल है. ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. बेटा नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन से नहीं बने होते, बट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इन दैट केमिकल्स. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, हमें नाइट्रोजन चाहिए वो बनाने के लिए. ठीक है, दैट्स वाई वी नीड नाइट्रोजन. अब बट नाइट्रोजन आएगी कहाँ से? एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस इज देयर, बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इनफैक्ट प्लांट्स भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो वी नीड हेल्प फ्रॉम समवन. अब वो कौन समवन है? हियर कम्स द इन पिक्चर द राइजोबियम बैक्टीरिया. उसके अलावा और भी हैं. देखो, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म. यूजेबल फॉर्म कौन यूज कर सकता है? प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं, फिर हम पे ट्रांसफर होता है. ठीक है, सो द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम, एजोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गे भी इसमें हेल्प कर सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गे. या फिर एक और मेथड होता है बेटा लाइटनिंग. या तो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, या तो लाइटनिंग से भी ये हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है? N2 जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा सॉल्युबल फॉर्म में, और उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर हम पे ट्रांसफर होता है वो. अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं. अब बेटा ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है? ये हवा में रहता है क्या? नो. राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, ये सारे है ना, तो इनके रूट्स में छोटे छोटे से ना गांठें होती है, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं. सो वहां पर बैक्टीरिया का होता है घर. So that plant is giving the shelter to the bacteria. और बैक्टीरिया बदले में क्या करता है? वो नाइट्रोजन को फिक्स कर करके उस प्लांट को देता रहता है, उस आसपास की सॉइल में देता रहता है, मतलब. अंडरस्टूड? सो दिस हैपेंस. सो राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प कर रहा है. तो यहाँ पे बिल्कुल गिव एंड टेक वाला काम चल रहा है. तू भी मेरी मदद कर, मैं भी तेरी करूंगा. इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? चलो नाउ गोइंग फॉर दैट नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है बेटा, यहाँ पर ये प्लांट और ये गोट, ये बेचारे वेट कर रहे हैं कि हमको कोई तो नाइट्रोजन दे दो. ये ऊपर इतनी सारी नाइट्रोजन पड़ी हुई है 78%, लेकिन ये किसी काम की नहीं है ना. ये दे कांट यूटिलाइज इट. व्हाई दे कांट यूटिलाइज इट? बिकॉज हियर द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, दैट इज N2 स्टेट. अब ये N2 स्टेट में ऐसा क्या खास बात है बेटा? इस N2 स्टेट में नाइट्रोजन इज बाउंडेड विद इटसेल्फ, मीन्स अनदर एटम विद द ट्रिपल बॉन्ड. बेटा N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज नॉट पॉसिबल बाय दिस प्लांट और दिस एनिमल. अंडरस्टूड? सो अब यहाँ पर क्या आएंगे पिक्चर में? यहाँ पर आएंगे राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब. ठीक है, क्या होगा बेटा? यहाँ पर कोई लेग्यूमिनस प्लांट होगा इधर पर, इसके नोड्यूल्स में यहाँ पर आपके पास बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया के कांटेक्ट में ये नाइट्रोजन आई, और उसने क्या किया? उसने इसको कर दिया फिक्स. इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. अंडरस्टूड? देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम या फिर और ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे इन्होंने क्या किया? लेट मी चेंज द पेन, वेट. चलो, तो यहां से क्या हुआ बेटा? दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया.
इसने ये ब्लू ग्रीन एल्गे और इन सब ने मिलके क्या किया, इस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लेके आ गए और सॉइल में नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड बनाए जो कि सॉल्युबल होते हैं, प्लांट मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो प्लांट उनको वाटर के साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Understood? So what they will do? They will convert this nitrogen into, they convert the atmospheric nitrogen into soluble form. आ गए soluble form में। अब भाई यहां से बोला ला चलो soluble form में आ गए तो अब मुझे दे दो। यहां से ये प्लांट की बॉडी में जाना शुरू हो गए, ठीक है। प्लांट ने इसको पूरा को लिया और यहां पर इसको बोला जाता है बेटा एसिमिलेशन, ठीक है। अगर 7th क्लास में डाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रिशन प्रोसेस ढंग से पढ़ी हो तो वहां पता होगा बेटा, एसिमिलेशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना, है ना। तो यहां से इस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, सारे बॉडी पार्ट में इसका एसिमिलेशन हुआ। यहां से इसने, गोट ने खाया इसको, गोट इज ईटिंग, तो जितना भी ये कंपाउंड थे वो गोट में नाइट्रोजनस कंपाउंड ट्रांसफर हुए, ठीक है। सो दोनों को मिल गई नाइट्रोजन। अब क्या होगा बेटा, दोनों को मिली नाइट्रोजन, तो यहां पर इसके बाद इनकी डेथ होगी कभी तो, है ना। तो एज सुन एज दे बोथ विल बी डेड, व्हाट विल हैपन, दे विल गेट डिकम्पोज, देयर बॉडी विल गेट डिकम्पोज, है ना। डिकम्पोजिशन से क्या होगा बेटा, इनकी बॉडी का नाइट्रोजन फिर से सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। सो कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल अगेन। एम आई क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने किया, बैक्टीरिया ने किया, ब्लू ग्रीन एल्गे ने किया, लेकिन लाइटनिंग से भी तो होता है, बताया था ना मैंने। तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है बेटा। जब लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा एयर में, तो एयर में नाइट्रोजन जो होती है ना वो उस टाइम पे ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से, और फिर क्या होगा, वहां पे उस टाइम पे रेन भी हो रही होगी, तो वो मिक्स होके नाइट्रोजनस कंपाउंड बन के सॉइल में आ जाते हैं, फॉल होते हैं रेन के साथ और इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्लियर? अब बेटा इतना सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो नाइट्रोजन तो खत्म हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी ना, एक दिन तो हो जाएगी, बट होती नहीं है। आज से 10 साल पहले भी 78% था, आज भी 78% है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज फ्रॉम हियर अगेन देयर आर सम बैक्टीरियाज which are taking back this nitrogenous compound and converting them to the nitrogen gas, ठीक है। so here comes the bacteria turns the nitrogenous compound into gaseous form, तो यहां से ये वापस दोबारा से गैसियस फॉर्म में बनता रहता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है जिससे कि ये वाला जो परसेंटेज है ये बैलेंस्ड रहता है। Am I clear? So understood this much? This was all about the nitrogen cycle बेटा, इतना ही तो है। समझ में आया? एक बार फटाफट से रिकैप करें। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया, बैक्टीरिया ने किया, लाइटनिंग ने किया, ठीक है। यहां से सॉल्युबल कंपाउंड बने किसके, नाइट्रोजन के। सॉल्युबल कंपाउंड बने, वो सॉइल में आए, सॉइल से कहां गए, एसिमिलेट हो गए बॉडी में प्लांट की, प्लांट से लिया एनिमल ने, दोनों गए मर, दोनों की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो दोबारा से प्लांट दोबारा से डिकम्पोज होंगे, फिर से ये किस में आ गए, सॉइल में आ गए। सॉइल से कुछ बैक्टीरिया ने इसको उठाया और वापस गैस में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट, we are done with the nitrogen cycle. Got it? चलो, now we are going for some practice questions बेटा। लास्ट स्लाइड है, एक बार इतना पढ़ा है तो प्रैक्टिस तो कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बना लें। एल्गी के नाम बताओ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नेम देम। मैंने बताया था बेटा पिक्चर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं में, तो ये देखो कुछ पिक्चर दी हुई हैं, फाइंड आउट ये क्या है, कैसा लग रहा है। ये तो बंच लग रहा है, लेकिन यहां देखो ये वाला रॉड शेप्ड, दिस इज बैसिलस, दिस वन इज बैसिलस। हियर बेटा दिस स्ट्रक्चर, दिस ऐसा लग रहा है कि स्पाइरोगायरा है, लेकिन नहीं है। स्पाइरोगायरा में कभी ऐसे बेंड नहीं होते। दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये वाला क्या है बेटा, ये है आपका स्पाइरोगायरा, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है। दिस इज पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन। ये क्या है बेटा, स्लीपर शेप्ड पैरामीशियम। दिस इज the dried flower aspergillus and the last one here is amoeba. Understood? chalo beta, with this we are done with this lengthy chapter where we have covered each and every detail that is possible for your examination point of view, theek hai। but still if you are having any difficulty or any doubt you can always comment, I will try to revert back. Got it? chalo, take care and bye bye.